नमस्कार। सेशल्स एक छोटा सा द्वीपीय देश दिखाई देता हो, लेकिन हिंद महासागर की राजनीति में इसकी अहमियत बेहद बड़ी है। आज जब दुनिया ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक की नई रणनीति पर चर्चा कर रही है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा केवल एक राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि भारत की समुद्री कूटनीति का स्पष्ट संदेश बनकर उभरा है। आज सेशल्स अपने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद हैं। यही नहीं, उन्हें सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पहली बार किसी विदेशी नेता को दिया गया है। इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया। बहुत स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सम्मान नहीं, बल्कि वे 19 महत्वपूर्ण समझौते हैं जिन्होंने भारत सेशल्स संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। यूपीआई से डिजिटल भुगतान, जन औषधि से सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि अनुसंधान से खाद्य सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग से भविष्य की तकनीक, समुद्री सुरक्षा से लेकर नाविकों के प्रशिक्षण और प्रत्यर्पण संधि तक, यानी सुरक्षा, विकास और तकनीक, तीनों मोर्चों पर साझेदारी का विस्तार। भारत ने साफ संदेश दिया है कि हिंद महासागर प्रतिस्पर्धा का नहीं, साझेदारी का महासागर बनेगा। और यही है भारत का महासागर विजन, यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए परस्पर और समग्र उन्नति। बिल्कुल, और इस खास कार्यक्रम में हम लगातार मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण खबर का भी रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और द्वीपों से बने इस देश की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्पेनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत सेशल्स के बीच आपसी सहयोग की समीक्षा की गति गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रेड कारपेट पर पीएम मोदी के कदमों के साथ बढ़ी। इसमें और ज्यादा तेजी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्पेनी के आतिथ्य संस्कार से आई, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत सेशल्स के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशल्स आर्थिक सहयोग, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर को भारत सेशल्स का साझा घर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं,
साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक अर्मिनी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति अर्मिनी ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत द्वारा सेशल्स को दी जा रही मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for his transformative initiative. In our shared commitment to clean energy, we also inaugurated 3 solar water pumping systems under the International Solar Alliance, exemplifying India's support for Seychelles' transition to renewable energy. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी रही है, जिसकी नींव साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इससे पहले भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। छोटा सा देश लेकिन बड़ी रणनीति, 50 वर्षों की दोस्ती, 19 समझौते, सर्वोच्च सम्मान और हिंद महासागर के भविष्य की नई दिशा। हमारे साथ इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही खास मेहमानों का। आइए शुरुआत करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि अगर हम किसी एक बात को माना जाए तो वह है सिर्फ समझौतों की संख्या नहीं बल्कि उनका व्यापक दायरा। 19 समझौतों को देखें तो क्या भारत अब केवल सुरक्षा साझेदार नहीं बल्कि विकास, तकनीक और क्षमता निर्माण का भी सबसे भरोसेमंद भागीदार बन रहा है? कल से जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं उनको आप? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये देश सेशल्स छोटा हम मान सकते हैं, 400-450 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा है। परंतु जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो हम सेशल्स को एक छोटा देश नहीं मानते हैं, हम इसको मानते हैं जो बहुत ही विस्तारपूर्ण इंडियन ओशन का एक ये क्षेत्र है। क्योंकि अगर इसका हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखें तो उसमें ये करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, क्योंकि ये आर्किपेलागो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे टापू हैं, बहुत दूर तक जाता है। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें हमेशा से भारत, जैसे आपने कहा, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, भारत हमेशा से सेशल्स के साथ में खड़ा हुआ है। अभी जो हमने देखा, हमने एक फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है जिससे अपने चारों तरफ जो कुछ भी है उसको उसकी सुरक्षा की जाए। परंतु ये पहली बार नहीं है, ये बहुत पहले से ये चलता आया है। जब पिछली बारी 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी हमने बहुत उनको ये साज सामान दिया है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है। तो देखिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बात इसमें। मैं 2 चीज़ें इसमें ये कहना चाहूँगा। देखिए, हम कहते हैं छोटा देश है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 3 दिन निकाले हैं यहाँ पर।
आपने देखा होगा जो जब भी वो जाते हैं कभी एक अलग देश के लिए वो यात्रा नहीं करते हैं, 2-3 देशों को मिलाकर साथ में करते हैं, परंतु यहाँ पर एक देश में आए हैं और 3 दिन लगाए हैं। नॉर्मली वो जाते हैं बड़े बड़े देशों में भी, आपने देखा है अभी 5 दिन में 5 देशों की यात्रा उन्होंने की, सभी बहुत महत्वपूर्ण देश थे, परंतु ये सेशेल्स की बहुत ही, और इसमें आगे चलते हुए हम बात करेंगे क्योंकि ये हिंद महासागर में जैसा उलट फेर हो रहा है, जैसे और जो शक्तियां हैं यहाँ पर आ रही हैं और उनसे चुनौती मिल रही है, और क्या जैसे कहा जाए ब्लू इकोनॉमी में सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो पायरेसी है या और चीजें हैं, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा जो 3 दिन के लिए हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही की मैरीटाइम पार्टनर है। आखिरी चीज इसमें देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2015 में, उनकी सरकार आई थी 2014 में मई में, उससे मार्च में 2015 में वो गए थे, मतलब 1 साल पूरा होने से पहले। उससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे जया जी, वो 34 साल पहले गए थे, और उसके बाद जब अभी प्रधानमंत्री गए हैं 11 साल बाद जा रहे हैं, तो मतलब इसके ऊपर हमारा बहुत अच्छा, बहुत ध्यान केंद्रित है, जो अपने संबंधों को हमने आगे ले जाना है और भारत का जो प्रभुत्व है इस क्षेत्र में वो बनाए कर रखना है। जी अंशु जी, किस तरह से आप देखती हैं जो बात मिस्टर सज्जनहार कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 सालों के बाद 2015 में पीएम मोदी की यात्रा और अब 11 वर्षों बाद ये दूसरी यात्रा, और 2026 की ही बात की जाए तो दोनों देशों की तरफ से हाई लेवल विजिट्स अभी हुई हैं। क्या ये अपने आप में पर्याप्त है कि अब भविष्य के लिए दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के साथ तेजी से आगे बढ़ने को तत्पर नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर आर्येंद्र, और जिस तरह से एम्बेसडर सज्जनहार ने भी सेशल्स के बारे में बताया कि एक छोटा द्वीपीय देश है, बल्कि कहूँ आर्कियोपेलेगो है, छोटे छोटे द्वीपों का ये एक समूह है, लेकिन भारत जिस प्रकार से हिंद महासागर में अपनी महासागर डॉक्ट्रिन को लेकर के म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस्ड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की बात करता है, इस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में अपनी मजबूत रणनीति के साथ लाइक माइंडेड नेशंस, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के आगे बढ़ा है, इसकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की एक छवि बनी है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इसे जाना जाने लगा है। तो यहाँ पर सेशल्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तब जबकि इस क्षेत्र में चीन जैसे देश लगातार अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए असर्शंस करते हैं, ऐसे में सेशल्स का साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं जब हम सेशल्स के ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट की दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर भारत ने जिस प्रकार से 175 मिलियन यूएसडी का इकोनॉमिक एड सेशल्स को प्रोवाइड कर रखा है, चाहे समुद्री सुरक्षा की बात करें, तकनीकी सहयोग की बात करें, रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात करें, सेशल्स के डिजिटाइजेशन की बात करें, यहाँ पर भारत एक बहुत मजबूत और टाइम टेस्टेड पार्टनर के रूप में सेशल्स के साथ खड़ा रहा है। और इस गठबंधन की नींव हमको 1770 के इतिहास में दिखाई पड़ती है, तब जबकि 5 भारतीय यहाँ पहुंचे थे, और 1976 में जब ब्रिटेन से आजादी मिली सेशल्स को, उसके बाद से राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए। और अब भविष्य की ओर जब हम देखते हैं तो संभावनाओं के कई द्वार दिखाई पड़ते हैं, जो सामरिक, सांस्कृतिक, डिजिटल, आर्थिक, स्वास्थ्य सहयोग पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल, और कितना महत्वपूर्ण वो लम्हा भी बेहद गौरवान्वित करने वाला था, जब आज हम देखते हैं किस तरह से एक विश्व गुरु के रूप में आज भारत को देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए
और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। जो अपने आप में 34 सम्मान की फहरिस्त है और उसमें सेशल्स का एक तरीके से भी ये सम्मान ये जुड़ गया है और निश्चित तौर से एक वैश्विक नेता के तौर पे उनकी स्वीकार्यता बढ़ती पीएम मोदी की। बिल्कुल, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सेशल्स विश्वास के 50 वर्ष, ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। एम्बेसडर साहब ने डिफेंस सेक्टर का जिक्र किया, तो आप किस तरह से देखती हैं समुद्री सुरक्षा के लिहाज से सेशल्स की वास्तविक रणनीतिक अहमियत क्या है? साथ ही जिस तरह से भारतीय नौसेना, रडार नेटवर्क, डोनियर विमान और कोस्ट गार्ड सहयोग ने भारत सेशल्स संबंधों को और कितना मजबूत बनाया है? जया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो यदि हम सेशल्स की भूमिका को देखें, हिंद महासागर में लगातार भारत के न सिर्फ रक्षा बल्कि यदि हम दूसरे क्षेत्रों के, सामरिक क्षेत्रों के सहयोगी के रूप में देखें तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और विशेषकर समुद्री सुरक्षा की जब हम दृष्टि से देखते हैं तो जिस प्रकार का देश सेशल्स है, जिस तरह से इसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जिस तरह से भारत लगातार प्रयासरत रहता है कि हिंद महासागर जो है वो इन्फ्लुएंस फ्री रहे, स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे, और इसके लिए महासागर डॉक्ट्रिन को लेकर के भारत सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस जैसे देशों के साथ, द्वीपीय देशों के साथ लगातार दूसरे देशों को जोड़कर काम कर रहा है। इसमें सेशल्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि समुद्री और रक्षा सहयोग की बात करें तो अभी हाल फिलहाल एक महत्वपूर्ण अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है, जिसमें असम्पशन द्वीप पर निगरानी के लिए डोनियर विमान जो है वो भारत मुहैया करा रहा है सेशल्स को। इसके अलावा जो तटीय रडार प्रणाली है वो तैनात करने की बात हुई है। सैन्य सुविधाएं किस प्रकार से सेशल्स के तट पर विकसित की जा सकती हैं, इसके लिए समझौता हुआ है। और भारत ने सेशल्स का जो रक्षा बल है उसको एक तीव्र गश्ती पोत और अन्य रक्षा उपकरण भी उपहार स्वरूप दिए हैं। और यदि हम देखें तो इसके साथ साथ सेशल्स की इस पूरा जो एक भारत की महासागर डॉक्ट्रिन है उसमें अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से, सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से, शिपिंग लाइंस में जिस तरह से उसकी एक भूमिका है, सप्लाई चेन का वो वैश्विक जो शिपिंग सप्लाई चेन है उसका एक जिस तरह से वो पार्ट है उसकी दृष्टि से, और फिर एक जो डिजिटल और तकनीकी दृष्टि से देखें तो सेशल्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ मैं आपको एक और दूसरे टेंजेंट की तरफ ले चलना चाहती हूँ जो कि समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने के व्यापार और तस्करी से संबंधित है। और यहाँ पर भी सेशल्स की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की महासागर डॉक्ट्रिन का ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस प्रकार से समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी महासागर डॉक्ट्रिन से जुड़े हुए देश हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हुए देश हैं वो कैसे साथ में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत और सेशल्स नॉर्म्स की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से साथ में काम करते हैं, गवर्नेंस की दृष्टि से साथ में काम करते हैं। और यहाँ पर आकर के सेशल्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जहां पर रक्षा क्षमताओं के निर्माण, नौसैनिक अड्डों की और यदि हम देखें तो अलग अलग द्वीपीय परियोजनाओं के निर्माण, उनके विकास और तटीय जो राडार श्रृंखलाएं हैं उसको सेशल्स में विकसित करने में भारत अपना सहयोग दे रहा है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से और विशेषकर हम समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से सेशल्स और भारत के सहयोग को देखते हैं। जय, बिल्कुल। तो बिल्कुल, और आप दोनों मेहमानों से एक खासी बातचीत जो है हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स की यात्रा पे हैं, जहां पे आज वहां का 50वां राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे उसमें शामिल होने वाले दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एम्बेसडर सज्जनहार जी और प्रोफेसर अंशु जोशी जी। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी, इस बात को किस तरह से देखा जाए कि भारत एक रीजनल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के आर्किटेक्ट के तौर पे अपनी भूमिका को निभा रहा है, और ये भूमिका अपने आप में ना सिर्फ दो देशों तक सीमित है बल्कि पूरे क्षेत्र में एक तरीके से रूल बेस्ड जो हमारी फ्री नेविगेशन की पॉलिसी है उस नज़रिए को आगे बढ़ाता है। तमाम देश हमारे साथ आज इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप भारत के इस प्रयास को, पीएम मोदी की लीडरशिप को इस नज़रिए से, महासागर डॉक्ट्रिन के नज़रिए से कैसे देखा जाए? जी अरेन जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको याद होगा जब 2015 में जिसकी हम बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी क्षेत्र का दौरा किया था, तो पहले वो मॉरिशस गए थे, उसके बाद सेशल्स आए थे, और मॉरिशस में उन्होंने तब एक डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया था, उसको लॉन्च किया था, जिसे कहा था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब वो केवल इंडियन ओशन रीजन पर ही वो सीमित था, जो यहाँ पर सभी जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, सभी की सुरक्षा को हम देखेंगे और सभी की प्रगति को भी साथ में ही इसको आगे लेकर चलेंगे। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और जो भी यहाँ के देश थे, मॉरिशस है, सेशल्स है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, इन सभी को इनके साथ मिलाकर साथ में ले जाने का काम करना था। अब उसके बाद पिछले साल 2025 में, मतलब 10 साल के बाद, 2015 के बाद 10 साल के बाद महासागर डॉक्ट्रिन को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है, और उसमें वो केवल सीमित नहीं है हिंद महासागर तक, परंतु इसकी पहुंच और भी अक्रॉस द रीजन्स है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अंशु जी ने अभी बताया, इसका पूरा अगर एक्सपैंड करें महासागर को, तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स, जो भी क्षेत्र हैं उन सभी को मिलाकर, तो पूरे इंडो पैसिफिक को मिलाकर इसमें हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में। और इसके साथ साथ, जैसे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, एक सिक्योरिटी, सुरक्षा होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ होना चाहिए सभी देशों का। और सभी देश एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो ऐसे मिले जैसे कि उनमें बहुत विश्वास की भावना है और बहुत ही एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है, और उसी से वो बातचीत करें। कोई जैसा कि उन्होंने, आपको याद होगा, जब G7 के मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके साथ ये आप डोनर और रिसिपिएंट का रिलेशनशिप मत करिए, उनके साथ विश्वास का बर्ताव करिए, आदर का बर्ताव करिए। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कही है, जो हम पूरे इंडियन ओशन को एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, अवसर देखना चाहते हैं, जिससे कि सभी जो देश हैं इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, उनकी प्रगति हो, उनका विकास हो। एक बात मैं इसमें ये और कहना चाहूँगा, देखिए, जब हम बात करते हैं जो यहाँ पर सुरक्षा दी जाए, तो जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा है, जो चीन यहाँ पर इस क्षेत्र में भी आकर अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है, अपना जो प्रभाव है उसको आगे ले जाना चाहता है। उसने अपना एक जो आउटपोस्ट है ग्वादर में ले लिया है, म्यांमार के साथ भी वैसा ही वो कर रहा है, जिबूती में उसका आउटपोस्ट है। तो वहाँ पर, और हमने देखा है श्रीलंका के साथ उसके, जिसे कहा जाए, स्पाई वेसल्स या स्पाई सबमरीन्स आ रही हैं। तो इसीलिए हमें इन सभी देशों के साथ, जो छोटे देश हैं, अपने आप वो शायद चीन जैसे बड़े देश के समक्ष नहीं खड़े हो पाए, परंतु उनको साथ में उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाना है, उनको अपनी सुरक्षा के लिए उनको अपने पांव पर खड़े करना है। और यही भारत की महासागर की जो पॉलिसी है, जो नीति है,
वही है, उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात हो रही है विकास की। प्रोफेसर जोशी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को प्रमुखता दी है कि हम विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में सेसल फ्रेमवर्क को लेकर कितनी चर्चा है, और साथ ही क्या इसे दोनों देशों के अगले 20 से 25 वर्षों के एक रोड मैप के रूप में देखा जाए? निश्चित तौर पर जया, हम लगातार सेशल्स और भारत के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की बात कर रहे हैं, यानी अतीत की बात कर रहे हैं। हम वहां मौजूद कुल आबादी के 11% भारतीयों की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही सशक्त वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो इससे फिर भविष्य का रोड मैप हमको मजबूत होता हुआ नजर आता है। भारत और सेशल्स के बीच में एक जो पूरा एक डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है वो बना करके, और उसमें किस तरह से नई तकनीकें, डिजिटल अवसंरचना और सामरिक क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है, किस प्रकार से हेल्थ केयर के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को दोनों देश अपना योगदान दे सकते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज को और कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, इसको लेकर के हम तमाम बिंदु देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड मैप है, क्योंकि इसके जब हम आधार स्तंभों को देखते हैं तो सामरिक दृष्टि से एक स्तंभ नजर आता है, आर्थिक सहयोग की दृष्टि से दूसरा स्तंभ नजर आता है, डिजिटल और तकनीकी सहयोग का एक और स्तंभ नजर आता है, और जिस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है वो एक आधारशिला के रूप में, एक हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में हम देख सकते हैं। किस तरह से लगातार भारत सेशल्स के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर अपना ध्यान दे रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। इसके साथ साथ जो नई तकनीकें हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर सेशल्स के डिजिटाइजेशन की बात करूं या उसके आर्थिक प्रोग्रेस की बात करूं, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत ने कैसे अपनी 140 करोड़ आबादी के बड़े देश को डिजिटाइज करके पूरे विश्व के सामने एक केस स्टडी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे में सेशल्स के केंद्रीय बैंक और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो भारत का है, उसके बीच में अभी एक समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य इस द्वीपीय राष्ट्र में जो यूपीआई है, जो हमारा एकीकृत भुगतान का जो पूरा एक सिस्टम है, उसको सेशल्स के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके कैसे एक व्यापार को हम सुगम बना सकते हैं और सेशल्स को डिजिटाइज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे हम स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण की, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, सेशल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भारत यहाँ पर चला रहा है, जैसे कि जन औषधि योजना जो है, जो भारत ने अपने यहाँ भी चलाई, तो किस प्रकार से सस्ती लेकिन बहुत क्वालिटी मेडिसिन जो है वो लोगों तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके, इसमें सुधार हो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में। यही जो पूरा एक भारत का मैकेनिज्म है, ये जो पूरी योजना है, ये इसको लेकर के सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भारत का एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ है। अस्पताल निर्माण को लेकर के सेशल्स में भारत काम कर रहा है, और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको प्रशिक्षण भारत लगातार दे रहा है। उसमें और आगे की बात है तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं, ये भारत और सेशल्स के बीच का जो ये पूरा एक हम फ्यूचर का रोड मैप देखते हैं, जिसको लेकर के हम ये अलग अलग आधार स्तंभों की बात कर रहे हैं, बिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भविष्य के सहयोग की बात करता है, जिसमें फिर एक हम यदि मल्टी अलाइनमेंट की बात करें या फिर हम इसमें मल्टीलेटरलिज्म की बात करें, तो फिर इसमें अलग अलग संगठन, अलग अलग दूसरे देश भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो द्विपक्षीय स्तर से और बहुपक्षीय स्तर पर, जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि जब हम बार बार हिंद महासागर की सुरक्षा की बात करते हैं, हिंद प्रशांत की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कैसे चीन ने हिंद महासागर में भारत को एनसर्कल करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नेगेटिव डिप्लोमेसी अपनाई, लेकिन सेशल्स और मॉरिशस जैसे देशों के सहयोग से भारत जो है वो अब नेकलेस ऑफ डायमंड्स की एक नीति अपना करके काम कर रहा है। यहां पर भी सेशल्स जैसे देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोनों देशों ने जो ये एक अपना रोड मैप तैयार किया है, ये एक बहुत अच्छे भविष्य की दृष्टि से और अच्छी वैश्विक राजनीति की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। आप मॉरिशस का जिक्र हुआ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी इस वक्त सेशल्स में ही मौजूद है। उनके राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पे मौजूद है। मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि जिस बात को लगातार जिक्र हो रहा है कि भारत का एक जो विकास का जो सहयोग का मॉडल है, वो अपने आप में इस बात की नज़ीर भी सामने रखता है कि हम लोगों की, देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने पे हमारा फोकस होता है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है उस संबंधित मित्र देश की, आम व्यक्ति की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की।
सेशल्स भी उसी उदाहरण के तौर पे कम से कम दुनिया के सामने आज इस प्रकार का एक इंडियन मॉडल भी दिखाई पड़ता है, जहां पे हम जब सहयोग के साथ विकास की बात करते हैं तो हमारा जो नजरिया है वो पूरी तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक नजर आता है। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नरेंद्र इसमें, क्योंकि जब भी मौके हुए हैं, मैं कहूँगा न केवल सेशल्स के बारे में, परंतु अगर हम देखें ग्लोबल साउथ के देशों के बारे में, क्योंकि भारत का ये हमेशा से नज़रिया रहा है और पिछले 3, 4, 5 साल में तो ये बहुत ही आगे उभर कर आया है। आपको याद होगा जो जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था भारत 2023 में, तो तब हमारी अपनी अध्यक्षता के बिल्कुल शुरुआत में हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया था, क्योंकि हमारा भारत का ये मानना था उस समय, जो जब ये G20 में 20 देश हैं, पूरे विश्व के जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें करीब इनकी 80-85% GDP है, उतनी ही करीब जनसंख्या है, और वैसे ही उनका विश्व के साथ जो व्यापार है, परंतु ये 20 देश निर्णय लेते हैं जो भी मुद्दे हैं, जो भी पहलू हैं, जो भी चुनौतियां हैं, परंतु इन सबको फॉलो करना पड़ता है जो 180 देश हैं जो उस कमरे के बाहर बैठे हैं और उनका इसमें कोई योगदान नहीं है जी। और उनसे कोई पूछता भी नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या है, आपके लिए चुनौतियां क्या है। तो इसीलिए भारत ने पहली बार ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया जनवरी 2023 में, और सभी इन्हीं करीब 125 देशों के सभी शीर्ष नेता, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, बड़े मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई और उनसे ये पूछा गया जो आपके क्या मुद्दे हैं जो कि आप चाहते हो जो इसमें उठाया जाए, चाहे डेट ट्रैप है, चाहे वो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। देखिए, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत ने ये दर्शाया है, केवल पहली बार एक बार वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट करके नहीं छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा नवंबर में भी किया, ये उन देशों को बताने के लिए जो देखिए आपके जो मुद्दे थे उनको हम लेकर गए G20 की बैठक में और उनके ऊपर बातचीत हुई और उसमें ये निष्कर्ष निकला है, ये नतीजा निकला है। और ये वाली भूमिका भारत बहुत ही मैं कहूँ सीरियसली और इसको बखूबी निभा रहा है, और इसीलिए हम देखते हैं जो भारत एक सेतु के रूप में उभरा है। भारत, क्योंकि हम देखते हैं जब नॉर्थ के देश हैं, उत्तर के देश हैं, उनमें हम ग्लोबल साउथ की जो आवाज है उसको बुलंद करते हैं। पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी को हर G7 के देश में G7 के जो शिखर सम्मेलन है उसमें बुलाया जाता है। जहां तक सेशल्स की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो उनके लिए जो कुछ भी हम उनकी चाहे वो आर्थिक कैपेसिटी डेवलपमेंट हो या फिर उनकी सहायता हो आर्थिक विकास के लिए, वो हम सब कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ही एक ऐसी मिसाल बन जाता है, ऐसी उदाहरण बन जाता है जो कि न केवल सेशल्स, परंतु अगर आप श्रीलंका में भी देखिए, श्रीलंका में जब 2022 में उनके लिए इतनी दिक्कत हो गई थी, न खाने को अन्न अनाज था, न दवाइयाँ थी, औषधियाँ थी, तब भारत ने $4.5 बिलियन का उनको सपोर्ट किया। तो ऐसे ही इनको भी अब 175 मिलियन का जो हमने सपोर्ट किया, या फिर कोविड-19 के समय में इनको सबसे पहले सेशल्स, जब हमने अपने यहाँ पर टीकाकरण शुरू किया, उसके बाद सबसे पहले हमने सेशल्स को 50,000 डोजेस भेजे थे। तो जो भी जरूरत का समय आता है, भारत हमेशा अग्रणी श्रेणी में खड़ा होता है सभी देशों की सहायता करने के लिए, और ये बिल्कुल इसकी मिसाल है, इसका उदाहरण है, जो सेशल्स को भी हर ऐसे मौके पर भारत ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। बिल्कुल। और यह पड़ोसी पहले की नीति पे भारत हमेशा काम करता है, और ये हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि कभी भी दुनिया में कहीं संकट होता है तो भारत सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तरीके से अपनी भूमिका को निभाता नजर आता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत ने बहुत ही मुखरता से ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंचों पर रखा है। प्रोफेसर जोशी, जाहिर है कि इस समय प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर नजर है, क्योंकि आज अब होर्मुज स्ट्रेट और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता है। जिस तरह से मौजूदा वैश्विक स्थिति है,
ऐसे में जाहिर है कि इस खबर उस पर नजर रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा पर, कितना महत्वपूर्ण हो जाती है यात्रा। और साथ ही जब हम इन दोनों फ्रेमवर्क्स को, दोनों विजन को साथ में देखते हैं, सेसल और महासागर विजन, ये दो अलग विजन है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर साथ लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, ये भी कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर यदि हम भारत के महासागर डॉक्ट्रिन के साथ साथ हम देखें कि भारत लगातार अपने आसपास के उथल पुथल भरे माहौल में इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जो बाधित सप्लाई चेन्स हैं पश्चिम एशिया में, जिस प्रकार का संकट हम देख रहे हैं उसकी वजह से, या इसके पहले रशिया यूक्रेन का जिस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ, थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी वजह से, या फिर यदि हम देखें कि सामुद्रिक सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति की दृष्टि से देखें तो लगातार कुछ न कुछ चुनौतियां जो हैं वो तमाम लिटोरल और अन्य जुड़े हुए देशों से, चाहे वो हिंद महासागर क्षेत्र में जाकर के देखें या हम दूसरे महासागरों के क्षेत्र में जाकर के देखें, तो हमको उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो भारत का ये प्रयास रहता है कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए महासागर सागर डॉक्ट्रिन से हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती पर ही उन्होंने सागर की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की बात की थी। उससे फिर अब हम महासागर डॉक्ट्रिन की ओर गए हैं, जिसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस्ड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की बात हमारे प्रधानमंत्री ने की, जिसमें दूसरे जो सामुद्रिक क्षेत्र हैं उनको जोड़ने की भी बात करते हैं। इसमें फिर शिपिंग लाइंस की दृष्टि से हम यदि देखें, सप्लाई चेन्स की यदि हम दृष्टि से देखें, सामुद्रिक कन्वेंशनल सुरक्षा की दृष्टि से देखें, इसके अलावा हम यदि साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम जो ये देश हैं, जिसमें सेशल्स जैसे देश भी शामिल हैं, वो किस प्रकार से अपने जो भविष्य के रोड मैप हैं, जो बायलैटरली इन देशों ने आपस में मिलकर तैयार किए हैं, इसको एक मल्टीलेटरल लेवल पर साथ में लेकर के जाते हैं। और यहां फिर मैं ग्लोबल साउथ के यदि एजेंडा को लेकर के आऊं तो ये सिर्फ एक ग्लोबल साउथ की भी बात नहीं रह जाती है जया। हमने लगातार देखा है कि युद्ध के संकट के दौरान पश्चिम एशिया में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उसके दौरान यूरोप के शक्तिवान देश और अमेरिका जैसे शक्तिवान देश को भी हमने चुनौतियों को झेलते हुए देखा। चीन जैसे देश को भी हमने बड़ी चुनौतियों को झेलते हुए देखा। भारत ने हालांकि पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से अपनी डायनामिक, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई पॉलिसीज को देखें, कन्वेंशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई पॉलिसीज को देखें, या नई नई तकनीकों से जुड़ी हुई पॉलिसीज को देखें, इनके माध्यम से भारत ने बहुत डायनामिकली इन चुनौतियों को न सिर्फ स्वीकारा, इनको मिटिगेट किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि भारतीयों तक इस संकट को हमारी सरकार न आने दे। और यही कारण है कि भारत को पश्चिमी शक्तिवान देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक पुल के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में जब हम समुद्री सुरक्षा के साथ साथ समुद्री व्यापार की बात करें, सप्लाई चेन्स की बात करें, शिपिंग लाइंस की बात करें, तो भारत बहुत डायनामिज्म के साथ और बहुत इंक्लूसिव होकर के आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हिंद महासागर में इसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जाना जाता है। और इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी की, सुरक्षा की बात नहीं आ जाती है, इसमें फिर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर देखें, शिपिंग लाइंस के डेवलपमेंट की ओर देखें, पोर्ट्स डेवलपमेंट की ओर देखें, ये सारे बिंदु भी आ जाते हैं जया। लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से देखें तो कैसे डेवलप किए जाएं इस प्रकार के गलियारे कि देश आपस में जुड़ करके व्यापार और सुरक्षा दोनों को आगे बढ़ा सकें, तो ये बिंदु भी आ जाते हैं। और लगातार भारत की यदि हम नीतियों को देखें तो भारत का यही प्रयास है कि बहुत इंक्लूसिविटी के साथ में, लेकिन बहुत डायनामिक होते हुए, साथ ही साथ लचीला होते हुए कैसे लाइक माइंडेड नेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं, एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में भी। बिल्कुल अमृता सज्जन, क्योंकि सेशल्स की बात की जाए, जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर भी रहे हैं कि कोई एक ऐसा देश नहीं जहां पे हम बहुत कुछ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की संभावनाएं दिखती हों या एक बहुत बृहद स्तर पे हो, क्योंकि एक छोटी आबादी का देश है, लेकिन ब्लू इकोनॉमी को लेकर संभावनाएं पनपती दिखाई पड़ती हैं जहां पे दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। उस नज़रिए से क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और कैसे इस दिशा में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, जो न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि रीजनल तरीके से उसके वेलफेयर के लिहाज से भी फायदेमंद होगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ब्लू इकोनॉमी बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है दोनों देशों के बीच में सहयोग के लिए। और इसमें इसका जिक्र जब इनके राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, डॉक्टर पैट्रिक हर्मीने भारत आए थे फरवरी में इस साल में, तो तब भी इसके ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया, जो इसको हमें दोनों देशों को मिलकर सहयोग करना चाहिए और दोनों के फायदे के लिए करना चाहिए।
और जैसा अभी बताया जया, आपने बताया ये सिसेल के बारे में, जो इसमें हम सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनहांस लिंकेजेस, इसको हम साथ में लेकर चलें, तो ये और हमारा जो अपनी नीति है महासागर की, ये दोनों बिल्कुल साथ में ही मिलते हैं और साथ में इसको हमें आगे लेकर जाना, और उसमें ब्लू इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें ये देखिए, वहाँ पर सबसे पहले तो ब्लू इकोनॉमी को अगर हमें प्रिजर्व करना है, अगर हमें इसकी सुरक्षा देखनी है, तो सबसे पहले क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हमने देखा है पहले सोमालियन पायरेट्स बहुत हुआ करते थे, पायरेसी का बहुत यहाँ पर चलन था और उससे बचना बहुत ज़रूरी था। और भारत ने, इंडियन नेवी ने वहाँ पर आकर इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ा काम किया है। दूसरा है उसमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इसमें अरविंद, जो पूरे विश्व का जो व्यापार है उसमें 90% सभी देशों का व्यापार, भारत का भी 90% या उससे ज्यादा हमारा समुद्र से व्यापार होता है, क्योंकि लैंड रूट से तो बहुत ही कम होता है और एयर से भी तो बहुत ही जो मूल्यवान चीजें हैं, बहुत ही कीमती चीजें हैं, वही हवाई जहाज से जाती होंगी, वो वॉल्यूम में इतना ज्यादा नहीं ले जा सकती हैं। तो 90% से ज्यादा आप देखते हैं जो ये समुद्र के रास्ते में व्यापार होता है। तो इसीलिए वहां पर जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके लिए उनको बिल्कुल सुरक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहे उनको जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हैं, अपग्रेड किया है, आज जो है फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है, इससे पहले भी हमने दिए हैं बहुत सारे उनको फास्ट पेट्रोल वेसल दिए हैं, उनको जो कोस्टल रेडार सिस्टम्स दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं उनके लिए, जो हाइड्रोग्राफिक फैसिलिटीज़, क्योंकि जब 2015 में गए थे तब भी इसके बारे में निश्चित हुआ था दोनों देशों के बीच में, तो हाइड्रोग्राफी के मामले में दोनों देशों को सहयोग करना चाहिए। तो ये सब है, और उसके अलावा जो इलीगल फिशिंग है, अनडॉक्यूमेंटेड फिशिंग है, उसको रोकना है, और कैसे सस्टेनेबल तरीके से जो भी यहाँ की जो ब्लू इकोनॉमी का है, जो ओशंस में जो संपदा है, उसको हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सस्टेनेबल तरीके से। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो ऑयल स्पिल्स भी बहुत हो रही हैं, क्योंकि आवागमन इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा हम देखते हैं नाव, किश्तियाँ, बड़े बड़े जलपोत जाते हैं व्यापार के लिए। तो इन सब से भी बचना बहुत ज़रूरी है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, इन सब से भी बचना बहुत ज़रूरी है। और फिर मिलकर कैसे समुद्र का जो भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, चाहे वो मिनरल्स के क्षेत्र में हो, तो उसका हम साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये दोनों देशों को मिलजुल के ही इसमें ब्लू इकोनॉमी का पूरी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इसका फायदा उठाना होगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये जो ब्लू इकोनॉमी है वो आने वाले दशक में एक नई जियोपॉलिटिक्स भी बन सकती है। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ जो ये भारत का मॉडल है, किस तरह से उन्हें एक रणनीतिक निर्भरता के साथ ही एक रणनीतिक क्षमता भी देता हुआ साफ तौर पर नजर आता है? निश्चित तौर पर जया, क्योंकि जब हम भारत की महासागर डॉक्ट्रिन को देखते हैं तो उसमें पूरे हिंद महासागर की सामुद्रिक सुरक्षा के साथ साथ किस प्रकार से इससे जुड़े हुए जो द्वीपीय देश हैं, जो ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा है, जिनमें से कई को अपने अलग अलग प्रकार के विकास के लिए फंडिंग की आवश्यकता है, वहां पर भारत जाकर के इनके क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग में इनका सहयोग करता है। तो जैसे हमने उदाहरण दिए कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पोत जो हैं वो सामुद्रिक सुरक्षा के लिए सेशल्स को भारत ने प्रदान किए हैं। इसके अलावा सेशल्स में जो ये पूरा एक मैरीटाइम गलियारा है, इसके निर्माण में भारत सहायता कर रहा है, अस्पताल निर्माण में भारत सहायता कर रहा है, अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भारत सहायता कर रहा है। लेकिन चूंकि भारत ब्लू इकोनॉमी का जो ये पूरा मॉडल है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है, और इन तमाम द्वीपीय देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है जया। ये कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर बढ़े, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करें, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से।
अन्यथा इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि ये सभी द्वीपीय देश हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में भारत ने इन तमाम देशों के साथ, जिसमें कि सेशल्स भी इंक्लूडेड है, ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि किस प्रकार से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबल तरीके से अपने विकास को आगे बढ़ाया जा सके। और भारत हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक भी नियुक्त हुआ है, जिसका कि सदस्य देश सेशल्स है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जिस प्रकार से भारत ने एक प्रणेता के रूप में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से भारत रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि एक ग्रीन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार के देशों की सहायता की जा सके, ताकि वे अच्छे से आगे भी बढ़ सके। और ये जो पूरा एक रणनीतिक हम मॉडल देखते हैं महासागर के रूप में, इसमें भारत का साथ भी दे सकें। तो ये हैंड इन हैंड जो है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, और जो ये सामरिक एक एंगल है, या जो एक सुरक्षा के क्षेत्र में ये देश सहयोगी हैं, ये पूरा मॉडल आपस में इंटीग्रेटेड है जया। इसलिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक विन विन सिचुएशन है रिश्तों की, जो हम सेशल्स और भारत जैसे देशों के बीच में देख सकते हैं। अंशु जी, क्योंकि आपने अभी पर्यावरण संतुलन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जिक्र किया, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के खासतौर से द्वीपीय देशों की एक मुखर आवाज के तौर पर दुनिया के तमाम मंचों पर इस विषय को उठाता है। और आज भी हमने भारत सेशल्स के दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत हुई है, सहयोग पे बात आगे बढ़ी है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज के विषय को खासतौर से देखा है। पीएम मोदी इस विषय को बहुत प्रमुखता से रखते हैं, और आज भी वैश्विक मंच हो या फिर कोई द्विपक्षीय मसला हो, वहाँ पर इस विषय को आगे बढ़ाना पीएम मोदी कभी भूलते नहीं। आपको लगता है कि एक ऐसी वैश्विक चुनौती है जिस पे भारत प्रमुखता से, मुखरता से लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है? निश्चित तौर पर आर्येंद्र, यदि हम जलवायु परिवर्तन के इस पूरे मुद्दे को देखें, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, पूरी वैश्विक राजनीति के लिए ये एक प्रायोरिटाइज्ड लक्ष्य है कि क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से कंटेन कर सकें। और इसमें बड़े बड़े शक्तिवान देशों के बीच में भारत ने जिस तरह से प्रणेता की भूमिका निभाई है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। अपने लाइफ यदि हम भारत के कार्यक्रम को देखें, जिसके माध्यम से लगातार भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए जो इस सतत विकास से जुड़े हुए लक्ष्य थे, ग्रीन और क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने से जुड़े हुए लक्ष्य थे, जो भारत ने पेरिस अग्रीमेंट और कॉप के मंचों पर एक्सेप्ट किए थे, अडॉप्ट किए थे, उनमें भारत ने जो टाइमलाइन थी, जो दी गई थी भारत को, या भारत ने ली थी, उससे कई वर्ष पहले ही भारत ने सफलता अर्जित की है। अपने बहुत सारे ऐसे एक्शन आइटम्स हैं जिनको भारत ने पूर्ण कर लिया है। तो भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ कह के नहीं, करके भी दिखाता है। एक तरफ हम लगातार अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब G20 की अध्यक्षता हमने की थी 2023 में भारत में, तब हमने बायोफ्यूल अलायंस की भी स्थापना की थी, जिसमें ब्राजील, सेशल्स और तमाम जो द्वीपीय देश हैं हिंद महासागर के, और लैटिन अमेरिका के ब्राजील जैसे जो देश हैं, ये बहुत बड़ा योगदान भारत के साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रणेता के रूप में भारत को जाना जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप सभी के साथ में उठाना चाहती हूँ, इसकी चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जब भी इस एक मुद्दे पर बात करते हैं, तो वो इस बात को कहना नहीं भूलते हैं कि जब भी लक्ष्य दिए जाएं, तो वो ये तमाम जो छोटे देश हैं, इनका जो एनुअल और इनका जो नेशनल कार्बन फुटप्रिंट है, उसको जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है, उससे कंपेयर करके और तब उनको लक्ष्य दिए जाएं। क्योंकि होता पहले ये था कि तमाम जो ग्लोबल साउथ के विकासशील देश हैं, उन पर बड़े लक्ष्य थोप दिए जाते थे। लेकिन सीओपी में जब हमारे प्रधानमंत्री ने शिरकत करनी शुरू की, तो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ रखा, जिसमें फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी बात आई और क्लाइमेट जस्टिस की भी बात आई। तो जब हम क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत मुखरता से ग्लोबल साउथ के और विशेषकर इन द्वीपीय देशों के लिए किस प्रकार का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कितनी बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के तो बात की ही है। लेकिन इन देशों के लिए क्लाइमेट फंडिंग की कितनी बड़ी आवश्यकता है और क्लाइमेट जस्टिस की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसकी बात भी अलग अलग मंचों से हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और यही कारण है कि ग्लोबल साउथ के जो तमाम देश हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री या भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं।
बिल्कुल एम्बेसडर सर, इसी बात पर आपकी भी टिप्पणी लेना चाहूंगी। यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और साथ ही जो आइलैंड नेशंस हैं वो सबसे ज्यादा इस जलवायु परिवर्तन और इस ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित नजर आते हैं। ऐसे में वो देश जो लगातार अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में असफल रहे हैं या वो देश जो सबसे ज्यादा इसका बोझ उठा रहे हैं, उनको लेकर अब लगातार मुखरता से आवाज भारत यहाँ पर विभिन्न वैश्विक मंचों पर उठाता आया है। और एक बार फिर सेशल्स में भी ये बात प्रधानमंत्री ने काफी साफ गोई से कही है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आज जब वो नेशनल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने यही कहा क्योंकि कार्बन रेजिलियंस जो है, एनवायरमेंटल रेजिलियंस और क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आज जो उन्होंने कहा जो जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो दक्षिण के देश हैं, उनका योगदान इसको लाने में बहुत ही कम रहा है, ना के बराबर रहा है। क्योंकि हमने तो हमारे यहाँ पर तो कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा हुआ ही नहीं है। सभी कुछ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो विकसित देशों में, जो अब विकसित देश हैं, तो उन्होंने पर्यावरण को खराब करके अपना विकास किया है। और अभी जो विकासशील देश हैं उनको भी विकास करना है, तो इसीलिए हमको फंडिंग चाहिए, हमको फाइनेंस चाहिए और हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। परंतु ये क्योंकि उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन्होंने सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने, विकसित देशों ने ये माना है, परंतु फिर भी वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। और आपने देखा होगा जो अभी जब G7 में भी गए थे तो तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं विकसित देशों की, उनको वो करनी चाहिए। क्योंकि इसका खामियाजा हमको ये जो सज्जनार आपको रुकना चाहेंगे क्योंकि हम सीधे सेशल्स का